सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। कहा, पहले की सरकारों ने माफियावाद और गरीबी बढ़ाई, लेकिन हम लिख रहे हैं विकास का नया अध्याय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, विपक्षी दलों की सरकारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की हमेशा की थी उपेक्षा। अब नया एक्सप्रेसवे बनेगा पूर्वांचल की जीवन रेखा। नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने की गर्जना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मिराज, सुखोई और जगुआर के एयर शो का किया अवलोकन। और सीबीआई ने इंटरनेट पर बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों के 77 स्थानों पर की बड़ी छापेमारी। 10 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। विकास का अहम माध्यम बन रही एक्सप्रेसवे और अब प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को मिला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शुभारंभ किया। 9 जिलों से गुजरने वाला लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए लाएगा विकास के नए आयाम। यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण। नए और आत्मनिर्भर भारत में अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्टिविटी को नई गति देने की एक और कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर क्षेत्र के लोगों को घंटों के सफर और जाम के झाम से निजात दिलाने का एक बड़ा तोहफा दिया। गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन नमूना है। इस एक्सप्रेसवे पर 8 फ्लाईओवर, 7 रेल ओवर ब्रिज, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप पास और 7 अंडरपास हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे संपर्क को गति देने के साथ साथ रोजगार के नए द्वार खोलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेसवे किनारे जो शहर बसे हैं, उन शहरों में फूड प्रोसेसिंग, दूध से जुड़े उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, इनसे जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। विकास यात्रा में पूर्वांचल को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर हमला बोला और कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितनी पश्चिम की पूछ है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा। दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा और यूपी की आकांक्षाओं को कुचला जाता रहा। ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली,
दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। 22,000 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ ये एक्सप्रेसवे आने वाले समय में प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए के निवेश का माध्यम बनेगा। ये सिर्फ 9 जनपदों को ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि उन शहरों तक पहुंच आसान बनाएगा जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। ये एक्सप्रेसवे यूपी के सामर्थ्य और संकल्प को दर्शाता है। सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 4.5 वर्षों में प्रदेश में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हुए नए कार्य सभी के सामने हैं। ये एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी खुल जाएगी। 2017 तक लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल हैं। 11 नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश बढ़ाया है। 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे।
आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। सरकार का प्रयास है कि नए तकनीक से बन रहे उन्नत एक्सप्रेसवे सुरक्षा चुनौतियों के वक्त भी काम आ सके और इसलिए इन पर बनाई जा रही हवाई पट्टियां। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर खुद प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस विमान पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया, जो दिखाता है कि एक्सप्रेसवे पर बनी ये हवाई पट्टी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ कराने में भी सक्षम है। ये महज आवाजाही नहीं, दुश्मन और दुश्वारियों से जंग में जीत का भी एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में बनी 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी जरूरत के समय में कितनी कारगर होगी, इसका सबूत भी दुनिया ने देखा जब भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस परिवहन विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विमान में सवार थे। प्रधानमंत्री के विमान ने जैसे ही हवाई पट्टी को छुआ तो इसे एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के तौर पर माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। उद्घाटन के बाद हवाई पट्टी से उड़ान भरने और उतरने के साथ वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताकत का एहसास कराते हुए हैरत अंगेज करतब दिखाए। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना की इस शक्ति और साहस का गवाह बने। सबसे पहले वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोड फाइटर ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। मॉक एक्सरसाइज के तहत मिराज विमान में ईंधन भी भरा गया। इसके बाद कमांडोज को लेकर एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-32 हाईवे पर उतरा। आप देखेंगे AN-32 के पीछे का रैंप खुलेगा और इन कमांडोज ने कॉर्डन ऑपरेशन को अंजाम देने का नजारा भी पेश किया। सभी की निगाहें आसमान की ओर थीं। विमानों का गरजना दुश्मन को कड़े संदेश दे रहा था। तभी मिराज 2000 ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया। सज्जनों, ये था मिराज 2000। भारतीय वायुसेना द्वारा आधुनिकीकृत किए गए ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट जगुआर ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी। सुखोई 30 के साथ साथ सूर्य किरण ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से वायुसेना के शौर्य और साहस के एयर शो में अद्भुत रंग भरा। विमानों ने आकाश में तिरंगा भी बनाकर लोगों की तालियां बटोरी। प्रधानमंत्री के C-130J विमान के उड़ान भरने के साथ ही टच एंड गो ऑपरेशन का समापन हुआ। गुरु पर्व से पहले केंद्र सरकार सिख समुदाय के लिए खुशखबरी लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का फिर से संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थयात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रिया और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार ही प्रदान की जाएंगी।
गुरु पर्व से पहले मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते बीते साल मार्च 2020 में इस कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के नियंत्रित होते आंकड़ों के बीच मोदी सरकार का ये फैसला बुधवार 17 नवंबर से ही लागू हो जाएगा और सिख धर्म के श्रद्धालु श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र तीर्थ स्थल जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थ यात्रियों को लाभ होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने कल 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का फैसला लिया है। यह निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार के करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के फैसले से पूरे देश में और खुशी आएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कॉरिडोर का पुनः संचालन शुरू करने के काम में गति लाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की। वहीं करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थ यात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार प्रदान की जाएंगी। इससे पहले कई राज्यों के लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते दिनों मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की थी और अब इस फैसले के बाद सिख धर्म के लोगों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले तो बहुत खुश हाँ। सरकार ਨੂੰ मैं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। पता लग्या भी करतारपुर कॉरिडोर ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਗੀ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, बढ़िया लगा, मैनू भी बढ़िया लगा। ये बहुत बढ़िया कदम है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोदी सरकार का धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के दर्शन हेतु कॉरिडोर को दोबारा खोलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इस फैसले से दुनिया भर में बसने वाले सिख और नानक नाम लेवा संगत पूरी श्रद्धा और उत्साह से प्रकाश पर्व मना सकेंगे। मैं बधाई देना प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद करना प्रधानमंत्री का और सारे ही नानक नाम लेवा लोगों ने बहुत बहुत बधाई। इस फैसले के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी और गृह मंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि करतारपुर कॉरिडोर को समय से फिर से खोलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दिल से आभार। यह फैसला हजारों भक्तों को गुरु पर्व पर गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थल में पूजा करने का अवसर प्रदान करेगा। करतारपुर कॉरिडोर भारत में स्थित डेरा बाबा नानक को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल रहे गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब अब पाकिस्तान में है। इस कॉरिडोर के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर 2019 को हुए समझौते के तहत भारतीय सिख धर्म के श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जाने की अनुमति दी गई थी। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर 22 नवंबर 2018 को मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर की परिकल्पना को जमीन पर उतारा था और खुद पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। उसके बाद से लाखों श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने का मौका मिलता रहा है और अब फिर से इस कॉरिडोर को खोलने को लेकर हुए फैसले से देश भर के सिख धर्म के लोगों को गुरु पर्व से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों सहित देश भर में 14 राज्यों के 77 स्थानों पर छापेमारी करके इंटरनेट पर बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई की है। सीबीआई के अनुसार भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद आरोपियों द्वारा विभिन्न सिंडिकेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और समूह के माध्यम से ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री को प्रसारित करने, संग्रहित करने और देखने के मामले सामने आने पर बाल दिवस से ये कार्रवाई शुरू की गई है। सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के जालौन, मऊ, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, नोएडा, झांसी, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में छापेमारी की। इसके अलावा पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी देर रात तक कार्रवाई की गई। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि इंटरनेट पर अवैध सामग्री को पोस्ट करने और प्रसारित करने के आरोप में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इससे पहले सोमवार को भी झांसी के एरेच और उरई के कोंच में भी छापेमारी करके 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। बच्चों के यौन शोषण मामले में एक गवाह का मोबाइल भी कब्जे में लिया गया है।
मथुरा के कोसी कला में प्रदेश की योगी सरकार अब गायों को त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभिनव एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि इस योजना के तहत गाय के बीमार होने या फिर घायल होने पर तत्काल एम्बुलेंस मौके पर पहुंचेगी, जिससे समय पर उपचार मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने इस एम्बुलेंस सेवा के लिए बजट आवंटित किया है। जल्द ही अभिनव एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद रिकॉर्ड विकास कार्य होने के साथ कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, वहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। कैबिनेट मंत्री ने मथुरा जिले के कोसी कला के ग्राम फालैंड में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बाईपास मार्ग का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, और जो लोग गरीबी के कारण ये सोचते थे कि बेटी तो भार है, बेटी यदि पैदा हो गई घर में तो पता नहीं कितनी बड़ी आपत्ति आ गई। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि ये बेटी केवल तुम्हारी नहीं है, ये बेटी पूरे देश की बेटी है, ये बेटी पूरे प्रदेश की बेटी है। इसलिए सबकी शादियों का प्रबंध हम करेंगे। एक वातावरण बना और उस वातावरण में सामाजिक संस्थाएं आगे आई। ऐसी ही सामाजिक संस्था हमारी ब्रज प्रभात सेवा संस्थान, ऐसी संस्थाएं आगे आई। कल से मैं कई 100 बेटियों की सामूहिक विवाह में शामिल हो चुका हूं। वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय काशी उत्सव के प्रथम दिन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए वाराणसी को एक जीवंत सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि काशी में विद्या, धर्म, संगीत और संस्कृत हर विषय का जीवंत रूप देखने को मिलता है। इस अवसर पर कुमार विश्वास ने अपने काव्य पाठ में गंगा और काशी की प्रस्तुति दी, जिसका दर्शकों ने आनंद लिया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी, कबीर मठ के महंत आचार्य विवेक दास और भारत सरकार के अमृत महोत्सव के प्रभारी अधिकारी रोहित कुमार सिंह मौजूद रहे। काशी तो उत्सव स्थल है ही, और जीवंत सभ्यता का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो काशी है, जो कि हमेशा जीवंत रहने वाला शहर नगर रहा और जिसका निर्माण खुद शिव ने किया। ऐसे में माँ अन्नपूर्णा की घर वापसी और यहाँ के प्रधान सेवक के द्वारा काशी का ऋण उतारने का काम वो लगातार दिखता जा रहा है, और लोगों के बीच जो उत्साह है उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। जहाँ तक काशी का योगदान है सभ्यता संस्कृति को लेकर, तो वो अनगिनत वर्षों से, चाहे वो साहित्य की दुनिया हो, वाद्य यंत्र की दुनिया हो, स्वरों की दुनिया हो, हर चीज़ के अंदर काशी का बहुत बड़ा योगदान है। काशी की जो बहुत ही रिच संस्कृति है, यहाँ की जो रहन सहन, पहनावा, खान पान, साहित्य, शिक्षा, संगीत, उसमें इतना कुछ बचा हुआ है कि उसको जितना भी सेलिब्रेट किया जाए वो कम है। उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास है तो सरकार की ओर से कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको सेलिब्रेट किया जाए। वाराणसी यानी काशी की एक समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के तहत काशी उत्सव पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जखनी वाराणसी में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज की छात्राओं ने अमृत महोत्सव पर रंगोली बनाई, वहीं पोस्टर पर अपनी कलाकृतियों से स्वतंत्रता सेनानी एवं आजादी के आंदोलन से जुड़े चित्र बनाए। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। काशी सहस्त्र वर्षों से भारत की सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हरदोई के डीसीएम श्रीराम शुगर ग्रुप द्वारा 350 करोड़ रुपए शुगर व्यापार के क्षेत्र में 3 निवेश प्रस्तावों और विस्तारीकरण पर इस वर्ष खर्च किए जाने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे हरदोई क्षेत्र के किसानों की आमदनी बढ़ेगी और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। केंद्र सरकार की शक्कर उद्योग में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति से हरदोई की डीसीएम श्रीराम ग्रुप की हरियावा, लोनी, रूपापुर और अजबापुर चीनी मिल किसानों को गन्ने का त्वरित भुगतान कर रही हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। डीसीएम श्रीराम ग्रुप की चीनी मिलों के किसानों के गन्ने की पेराई क्षमता बढ़ाने, रिफाइंड शुगर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा डिस्टिलरी उत्पादन बढ़ाने पर यह निवेश अक्टूबर 2022 तक खर्च किया जाएगा। हरियाणा चीनी मिल के यूनिट हेड प्रदीप त्यागी ने बताया कि ग्रुप की अजबापुर चीनी मिल में 258 करोड़ रुपए निवेश से 3000 टन प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता का विस्तार किया जाएगा और अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का से 205 किलोलीटर प्रतिदिन एथेनॉल बनाने के प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। सरकार की मंशा के अनुरूप हमारा उद्योग किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 350 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए जा रहा है, जिसकी स्वीकृति सरकार द्वारा हो चुकी है। इस 350 करोड़ रुपए में हम अपनी उत्पादन क्षमता, गन्ना पेराई क्षमता और अल्कोहल के उत्पादन की क्षमता को बढ़ा रहे हैं और हम अनाज से भी इथेनॉल बनाने का उद्योग इसके अंतर्गत स्थापित कर रहे हैं, जिससे गन्ने का त्वरित भुगतान संभव हो पाएगा और समय समय पर किसान को जो स्कीम हम उत्पादन बढ़ा के देते हैं उसमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। पिछले साल का भी मेरा पैसा पूरा भुगतान हो चुका है और इसमें हम अपने सरकार को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। इन्होंने जो किसानों के हित के लिए काम किया है उससे हमारी आमदनी निरंतर बढ़ रही है और लगभग हम दोगुने पर पहुंचने वाले हैं। दूसरी चीज़, हम खेती में पत्ती नहीं जलाते हैं और बराबर उसको मल्चरिंग करके और लेजर लेवलर से, जिससे हमारा पानी भी बचता है और हमारी मृदा जो शक्ति है वो बढ़ती है। उसमें कोई भी हमारे जो उर्वरक शक्तियाँ हैं वो क्षीण नहीं होती है और मित्र कीट है उनका नुकसान नहीं होता। बहराइच के नानपारा में श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। सांसद अक्षय वरलाल गोंड ने चीनी मिल के गन्ना पेराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद बहराइच अक्षय वरलाल गोंड ने अपनी उपज लाने वाले ग्राम गुलालपुरवा के किसान मोतीलाल और ग्राम मसूद नगर बस्थनवा के किसान बद्दू राम का माल्यार्पण और उपहार भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मिल और बॉयलर का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महोबा आगमन को लेकर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चित्रकूट में जनपद स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कर संबंधित गांवों को दिसंबर माह से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड में पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की और घटते भूजल स्तर की समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन समस्याओं से निपटने के लिए जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना जैसी वृहद योजनाएं चलाई हैं। अब तक बुंदेलखंड में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है और अर्जुन सहायक परियोजना को पूरा किया गया है। नंबर 3 घटता हुआ जलस्तर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों पर बहुत वृहद स्तर पर योजनाएं हमारे बुंदेलखंड के लिए दिया है। अटल भूजल योजना के तहत हम लोगों ने जल स्तर को बढ़ाने का काम तेजी से बुंदेलखंड का कर रहे हैं। दूसरा, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना, जिसकी अभी हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा किया है, बहुत तेजी के साथ हमारे बुंदेलखंड में प्राथमिकता के आधार पर चल रहा है। अब अंत में जिलों के प्रमुख समाचार एक बार फिर। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। कहा, पहले की सरकारों ने माफियावाद और गरीबी बढ़ाई, लेकिन हम लिख रहे हैं विकास का नया अध्याय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में शामिल हुए मुख्यमंत्री। का विपक्षी दलों की सरकारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की हमेशा की थी उपेक्षा, अब नया एक्सप्रेसवे बनेगा पूर्वांचल की जीवन रेखा।
नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने की गर्जना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मिराज, सुखोई और जगुआर के एयर शो का किया अवलोकन। और सीबीआई ने इंटरनेट पर बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों के 77 स्थानों पर की बड़ी छापेमारी। 10 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।